So now we continue with refraction of light through a prism. You have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. For parallel refracting surface, as in a glass slab, the emergent ray is parallel to incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between its two lateral faces is called the angle of the prism. Let us now do an activity to study the refraction of light through a triangular glass prism. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमने पढ़ा है कि जो रिफ्रैक्शन पढ़ा है हमने कि इसमें से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पढ़ा है कि पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है, होता है इसमें एज इन अ ग्लास स्लैब। तो इमर्जेंट रे जो रे आती है ग्लास स्लैब पे वो पैरेलली उस पर इंसिडेंट होती है और फिर वैसे ही वो स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होके वो रिफ्रैक्ट होती है। ओके, लैटरल मतलब इंसिडेंट रेज आती हैं ग्लास स्लैब पे और वो इंसिडेंट होती है उस पर और वहाँ से वो क्या होता है स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होती है और वो रिफ्रैक्ट होती है। ओके, तो हम वैसे ही ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हम यूज़ करेंगे और वहाँ से एक एक्टिविटी होगी। जो ट्रायंगुलर ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है उसके इट हैज़ two triangular bases and three rectangular lateral surface. ओके, जो कि एक दूसरे को क्या होती है इंक्लाइंड होती है, इंक्लाइंड टू ईच अदर। ओके, और जो एंगल होती है बिटवीन टू लेटरल फेसेस इसको हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, अब जो एक्टिविटी है वो आप अपने से कर लेना, नहीं तो उसको हम बाद में एक अलग से सीरीज़ निकालेंगे एक्टिविटी का, उसमें होगा। एक्टिविटी को छोड़ के हम आगे पढ़ते हैं। ये जो एक्टिविटी है आप वो खुद कीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें इसमें बताती हूँ। जैसे कि अभी इसमें क्या ये प्रिज्म है, जस्ट इमेजिन दिस इज अ प्रिज्म। ओके, अब इस प्रिज्म पे एक इंसिडेंट लाइट आ रही है। ओके, कहीं से भी आ रही होगी, वो समझो ये ऐसे आ रही है लाइट, कुछ लाइट ऐसे मतलब सब लाइट ऐसे लाइट आ रही हैं, ठीक है, इस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। अब वो क्या होगा उस प्रिज्म, क्योंकि वो सॉलिड प्रिज्म है तो उसमें वो क्या होगा कि वो इसमें ऐसे पैरेलल होके जाएगा और वो ये रेज ऐसे आई हैं, ठीक है, इस वे में। लेकिन जब ये रेस यहाँ से निकलेंगी तो वो कुछ स्लाइटली डिस्प्लेस होके लेटरली ऐसे निकलेंगी। ओके, तो दिस इज रिफ्रैक्शन। और वन इम्पॉर्टेंट थिंग बताती हूँ मैं, ये जो लाइट इधर आती है और यहाँ जो और ये ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल ऐसे बन रहा है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो लाइट यहाँ से ऐसे नॉर्मल ये जो बनता है यहाँ जो बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से बताती हूँ कि ये जो अगर लाइट ऐसे आई है, ओके, और ये स्लाइटली ऐसे, फिर ये लाइट ऐसे, तो यहाँ जो ये एंगल बनता है
ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इसके नॉर्मल पे यहाँ जो एंगल बना दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और यहाँ ये जो एंगल बनता है ये बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ई। ओके, सो ये आपको समझा होगा। हम इसके आगे एक्टिविटी आपको खुद से करना है, तभी आपको वो अच्छे से समझेगा। जब तक आप इस पर खुद दिमाग नहीं लगाएं तब तक वो समझेगा नहीं। इसलिए ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से ही करना है। मैंने आपको बेसिक बता दिया है। ओके, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब हम देखेंगे वाइट लाइट का डिस्पर्शन बाय ग्लास प्रिज्म। ओके, दिस। So you must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow। हमने देखा है कि भाई रेनबो जो होता है जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, उसमें बहुत सारे मतलब उसमें 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। हाउ कुड द वाइट लाइट ऑफ द सन गिव्स अस वेरियस कलर ऑफ द रेनबो। लेकिन ये होता कैसे है, क्योंकि सन का कलर जो सन होता है वो सन रेज जो सनलाइट होता है इट इज़ वाइट। ओके, तो उस वाइट लाइट में से इतने सारे कलर कैसे निकलते हैं। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल फर्स्ट गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम जाएंगे रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन कैसा हमने देखा अभी। दिस इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिना। लेट अस फाइंड आउट थ्रू एन एक्टिविटी। तो ये जो ग्लास प्रिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, एक्साइटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेनन दिखाता है वाइट लाइट के साथ। वो हम इस एक्टिविटी के दौरान देखेंगे। तो बच्चों ये एक्टिविटी मैं आपको करवा देती हूँ क्योंकि ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं ये आपको करवाती हूँ। तो एक्टिविटी नंबर 10.2, टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडल। ओके, तो पहले हमें क्या लिखना है, एक थिक शीट लेना है कार्ड पेपर का। कार्ड पेपर ले लो थिक वाला, एंड उसमें ना एक छोटा सा होल करो, नैरो स्मॉल होल ऑन द स्लिट। कहाँ पे करना है, मिडल में करना है। कहाँ पे करना है, मिडल में करना है। फिर उसमें से अलाउ सनलाइट टू फॉल ऑन द नैरो स्लिट। तो सनलाइट मतलब वहाँ से थोड़ी रोशनी जाएगी, वहाँ से जाने दो। दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट। तो वो नैरो पतला सा जो बीम जाएगा दैट्स वाइट लाइट। नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट from the slit to fall on the one of its faces as shown in the figure 10.5। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10.5 में। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि हमने होल कर दिया मिडल में। अब क्या करना है कि उसमें से लाइट जा रहा है। अब वो जो लाइट उसमें से जा रहा है, अब प्रिज्म लेना है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म लेना है। उस प्रिज्म को ऐसे रखना है उस लाइट के सामने कि वो लाइट उस प्रिज्म में से जाए। ओके, नाउ turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen। अब उस प्रिज्म को पूरा स्लोली धीरे धीरे को टर्न करना है, हल्का हल्का को टर्न करना है, ताकि वो जो लाइट है वो नियर बाय जो प्रिज्म का स्क्रीन है ना उसके नियर बाय किसी स्क्रीन पे वो दिखाई दे लाइट। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स। वाई डज दिस हैपन। तो जब हम ऐसे घुमाएंगे ना तो वहाँ पे हमको ब्यूटीफुल कलर्स दिखेंगे। ठीक है, दैट इज़ विब्ग्योर हम बोलते हैं उसे। तो वो क्यों हुआ अभी हम आगे देखते हैं। देखो, द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। ओके, तो हमने क्या देखा, जो प्रिज्म है वो क्या कर रहा है, वाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है प्रिज्म पे, उसको वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें, बैंड ऑफ कलर्स में। नोट द कलर डेट अपीयर एट द टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। हमको वो कलर को नोट करना है कि जो दोनों एंड है बैंड के, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला जो कलर है उसको नोट करना है। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कलर, और उस कलर का सीक्वेंस क्या है ये भी हमको देखना है। ओके, कलर्स ऑन द स्क्रीन, द वेरियस कलर्स आर सीन आर वॉयलेट, इंडिगो। तो कलर कौन कौन दिख रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन द फिगर 10.5।
तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। ओके, तो इनका एक्रोनिम जो है वो इट्स विबग्योर। विल हेल्प यू टू रिमेंबर द सीक्वेंस ऑफ कलर। द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। जो बैंड होता है कलर कंपोनेंट का लाइट बीम का, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली, yet something makes each color different from other. The splitting of light into its component color is called dispersion. तो हमने देखा कि वाइट लाइट जो हुआ है, वाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है, वो स्प्लिट हुआ, तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, ठीक है। You have seen that white light is dispersed into its 7 colors component by a prism. कितने कलर कंपोनेंट, 7 कलर कंपोनेंट। Why do we get these colors? Different color on light bend through different angles with respect to incident ray as they pass through a prism. मतलब डिफरेंट जैसे जैसे मतलब इंसिडेंट रे का जैसा एंगल होता है उस ऐसा हमको कलर्स देखने को मिलते हैं। द रेड लाइट बैंड द लीस्ट वाइल द वॉयलेट द मोस्ट। जो रेड लाइट होता है वो बहुत लीस्ट बैंड होता है, बहुत कम बैंड होता है। वॉयलेट लाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बैंड होता है। ओके, thus the rays of each color emerge along different path and thus become distinct. हर एक कलर का जो रेज होता है वो इमर्ज होता है, वो अलग अलग पार्ट में जाता है, बिकम डिस्टिंक्ट। इट इज़ अ बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी सी इन द स्पेक्ट्रम। ये जो बैंड होता है अलग अलग कलर का, हम देखते हैं इस स्पेक्ट्रम में। ओके, यहाँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेड लाइट है, ठीक है, रेड कलर है, वो बहुत कम बैंड हुआ है, बट जो वॉयलेट है वो देखो बहुत बैंड हुआ है। ओके, सो आइजैक न्यूटन was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. तो आइजैक न्यूटन जो थे वो पहले तो जिन्होंने क्या यूज़ किया था, ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। सनलाइट का स्पेक्ट्रम पहले किसने देखा था, आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने ग्लास प्रिज्म यूज़ किया था। ही tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more color. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism as shown in the figure. This allowed all the color to the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. तो अब ये जो आइजैक न्यूटन है वो किस बारे में बात कर रहे हैं, वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे हुआ है। वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे स्लिट से देखा कि भाई यही 7 कलर्स है कि और भी 7 और भी मतलब दूसरे कलर्स भी हैं, तो लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं मिला, ये 7 कलर्स ही मिले। फिर उन्होंने एक मतलब आइडिया लगा, उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म तो रखा उन्होंने जिससे 7 कलर्स निकल रहे थे। फिर उस प्रिज्म के बगल में ही जस्ट एक और प्रिज्म रखा, लेकिन उसी इन्वर्टेड उन्होंने रखा। कैसा रखा, इन्वर्टेड, देखो आप, इन्वर्टेड रखा उन्होंने, उल्टा, ठीक है। तो ये देखो इन्वर्टेड उन्होंने रखा। फिर उन्होंने ये देखा कि जो लाइट यहाँ से निकल रही है, ओके, यहाँ से जो लाइट स्प्लिट हो रही है, डिस्पर्जन जिसका हो रहा है, वो लाइट दूसरे मिरर में, दूसरा जो प्रिज्म है जो इन्वर्टेड रखा हुआ है उसमें जाके वापस वो क्या क्रिएट कर रहा है, वाइट लाइट। क्या क्रिएट कर रहा है वो, वाइट लाइट, ठीक है, समझ में आया। तो ये उन्होंने आज उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा कि लाइट आ रही है, डिस्पर्स हो रही है एक प्रिज्म से, फिर उन्होंने एक और प्रिज्म रख दिया उसके बगल में, जो डिस्पर्शन हो रहा था फिर वो जो डिस्पर्शन वो दूसरे प्रिज्म में जाके कन्वर्ज हो गया और क्या मिल गया, वाइट लाइट अगेन नेक्स्ट प्रिज्म से बाहर निकलता हुआ उनको दिखाई दिया। ओके, समझा, ठीक है। अब any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as a white light. कोई भी लाइट अगर सेम
स्पेक्ट्रम दे रही है जैसे सनलाइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट लाइट। अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। रेनबो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमको दिखता है, आसमान में दिखता है आफ्टर रेन, जब बारिश हल्की होती है तब। इट इज़ कॉज बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये ऐसा क्यों फॉर्म होता है रेनबो, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्पर्शन होता है। डिस्पर्शन किससे होता है वहाँ पे, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। ओके, A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun। याद रखना, रेनबो जो होता है वो हमेशा फॉर्म होता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, किसके अपोजिट डायरेक्शन में, सन के अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म होता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक स्मॉल प्रिज्म। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, एज अ स्मॉल प्रिज्म। They refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again, and it comes out of the raindrop. Due to the dispersion of light and internal reflection, different colors reach the observer eye। तो क्योंकि वहाँ पे क्या क्या होता है, दे रिफ्रैक्ट डिस्पर्स, इंसिडेंट लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट होती है, फिर डिस्पर्स होती है सनलाइट में, देन रिफ्लेक्टेड इंटरनली भी वो रिफ्लेक्ट होती है, और फिर वो जब बाहर निकलते हैं तो हमको कलर्स दिखने को मिलता है। इट इज़ इंटरनल रिफ्लेक्शन, हमको ऐसा हमारे आँखों में दिखता है कि वो रेनबो फॉर्म हुआ, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं हमको। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। हम रेनबो वैसे भी देख सकते हैं सनी डे में, जब बारिश नहीं होता तब, लेकिन तब फाउंटेन होना चाहिए, मतलब फाउंटेन, कहीं पानी का फुहारा आ रहा है, मतलब पानी है, और तुम वहाँ से अगर तुम्हारे बिहाइंड पीछे साइड सनलाइट है, तुम अगर देखो तुमको फिर भी वहाँ पे रेनबो दिखेगा। ओके, सी रेनबो फॉर्मेशन, पहले इंसिडेंट लाइट हुआ है, फिर यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन। तो पहले क्या हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुआ इसका, यहाँ से इमर्जेंस हुआ, इमर्जेंस क्या हुआ इसका, डाइफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन डिस्पर्शन। ओके, तो पहले क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर इमर्जेंस यहाँ पे हुआ, फिर क्या हो गया, डिस्पर्शन हुआ। ऐसे क्या हो गया, फॉर्म हो गया, रेनबो फॉर्म हो गया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व द apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire of a radiator or a radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter, less dense than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than that of cooler air. Since सो हमने यहाँ पढ़ा, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग देखते हैं, जब बहुत ज़्यादा हॉटनेस होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, या फिर कोई रेडिएशन निकलता है किसी को फैक्ट्रीज का, हमको ऐसा लगता, तो उस जगह पे जो हीट होता है, जैसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट होता है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ओके, एज़ कम्पेयर टू, और उसके ऊपर जो लेयर है उससे ज़्यादा होता है। हाँ, तो वहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि भाई वहाँ के जो ऑब्जेक्ट्स थोड़े थोड़े वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके। लेकिन ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हॉट एयर रहेगा, द हॉटर एयर इज़ लाइटर लेस डेंसर देन द कूलर एयर अबोव इट। जो हॉटर एयर रहता है वो लाइटर होता है, उसका डेंस वो लेस डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द कूलर एयर जो उसके और ऊपर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक तो गर्मी नहीं पहुँची है। एंड हैज़
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेसर देन द कूलर एयर। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हॉटर एयर का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू कूलर एयर। इसी के कारण हमको वो ऑब्जेक्ट जो होता है थोड़ा सा मूविंग दिखाता है, अपनी पोजीशन से हटा हुआ फ्लक्चुएट्स दिखाता है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। ओके, ऑन अ स्मॉल स्केल ऑफ लोकल एनवायरनमेंट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो स्टार की ट्विंकलिंग होती है इज़ अ सिमिलर फिनोमिना। वो क्या ऐसी सेम फिनोमिना है ऑन अ मच लार्जर स्केल। तो उसको हम समझेंगे। ये समझा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन मतलब अगर वाटर एयर है, जैसे कि समझो बहुत गर्म है, बहुत मतलब एक जगह पे एक अंकल है वो समोसा तल रहे हैं, एकदम ज़्यादा ही डीप फ्राई हो रहा है, उसमें से बहुत गर्म भी है, पूरा वेपर निकल रहा है। तो वहाँ पे उस चीज़ें होंगी ना तो हमको ऐसा लगेगा कुछ फ्लक्चुएट कर कुछ हिलता वाइब्रेशन दिखाई देगा उस उतने ही एरिया में। ओके, लेकिन उसके ऊपर हम जब देखेंगे तो हमको वहाँ पे ऐसा नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो मीडियम है वो कैसा है, डेंसर मीडियम है। ओके, लेकिन जो हॉट एयर जहाँ पे है वो कैसा है, लेस डेंस मीडियम है, वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है, इसके लिए हमको वो मूविंग दिखाई देता है। समझ में आया? तो सेम वैसे ही जो स्टार्स का फिनोमेना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, वो भी सेम फिनोमेना है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। वो भी क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है स्टार लाइट का, वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द स्टारलाइट ऑन इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, द स्टारलाइट जो होता है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है स्टारलाइट तो वो कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन में आ रहा है, यहाँ पे लिखा है ना, अंडरगो रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द Earth. Okay, the atmosphere refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होता है वो हमारे मीडियम में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेजुअली स्लोली क्या हो रहा है, वो चेंज होता रहता है। ओके, सिंस द एटमॉस्फेरिक बैंड स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, जो एटमॉस्फेयर होता है वो स्टारलाइट का जो इंसिडेंट लाइट होता है उसको टूवर्ड्स नॉर्मल क्या करते हैं, बेंड करते हैं। द एपरेंट पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, क्योंकि उसकी स्टारलाइट नॉर्मल पे आ गई, नॉर्मल पे बेंड हो जाती है, तो जो उसकी एपरेंट पोजीशन वो अलग हो जाती है टू डैट ऑफ एक्चुअल पोजीशन। स्टार की एक्चुअल पोजीशन अलग है, लेकिन क्योंकि लाइट की बेंडिंग हो गई है वो हमारे आंखों पे पड़ती है, फिर बेंडिंग हो गई, इसके लिए वो कैसा दिखता है, अलग पोजीशन दिखता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपरेंट पोजीशन। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर अबोव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन, जो स्टार होता है हमको और दूर दिखाई देता है, ठीक है, देन इट्स एक्चुअल पोजीशन से भी, जब हम उसको व्यू करते हैं नियर द हॉरिजॉन। ओके, फर्दर दिस एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज़ नॉट स्टेशनरी, और ये जो एपरेंट पोजीशन होता है ना स्टार का, वो स्टेशनरी नहीं होता, क्योंकि वो लाइट के ऊपर आता है, जहाँ पे रोशनी पड़ी बेंड हुआ फिर हमको वो दिखाई देता, वो क्या स्टेशनरी नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं, बट कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली, तो वो चेंजिंग वो स्लाइटली क्या होता है, चेंज भी होता है। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, हमें ये पता भी है जो फिजिकल कंडीशन होता है अर्थ का वो कोई स्टेशनरी तो है नहीं, इसलिए वो चेंज होता है। as well as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, they approximate point size source of light. हमें पता है कि जो स्टार है वो बहुत दूर है हमसे, और वो जो है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। As the path of ray of light coming from the stars goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. तो क्योंकि ये स्टार
क्योंकि ये जो स्टार है वो अपरेंट पोजीशन हमको दिखता है, ठीक है, उनका एक्चुअल पोजीशन दिखता नहीं है, तो वो चेंज होता रहता है, ग्रेजुअली चेंज होता रहता है। तो इसके कारण हमको कभी वो ब्राइटर, मतलब हमारे आँखों से फ्लिकर्स के कारण वो ज़्यादा ब्राइटर दिखता है, कभी फेंट दिखता है। ओके, ऑफ ट्विंकलिंग, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग इफेक्ट, क्योंकि उसका पोजीशन ही अलग है, एक्चुअल पोजीशन अलग है, अपरेंट पोजीशन अलग है। और क्यों ऐसा अलग है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, नाउ why don't the planets twinkle? The planets are much closer to the Earth and are thus seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect. ओके, तो यहाँ पे है कि क्वेश्चन है कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल नहीं करते। अब देखो, प्लैनेट जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज़ है एज़ कम्पेयर टू, और प्लैनेट जो होते हैं एक्चुअली वो हमारे अर्थ से बहुत क्लोज है एज़ कम्पेयर टू स्टार्स। और जो प्लैनेट की जितनी भी रोशनी, जितनी भी लाइट्स हमारे आँखों में पड़ेंगी, वो टोटल मिला के ना नल बन जाएंगे। नल मतलब क्या? नील मतलब क्या? कि ज़ीरो, एंटरिंग आवर आई बिकम ज़ीरो। इसके लिए हमको वो उनकी ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं दिखती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जो हमको सन जो दिखता है वो 2 मिनट पहले दिखता है एक्चुअल सनराइज होने से। सनराइज अभी हुआ नहीं, लेकिन 2 मिनट पहले हमको दिख गया कि भाई सनराइज हो चुका है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन। और सनसेट हो चुका है और उसके बाद 2 मिनट तक हमको दिखता है कि भाई सनसेट अभी तक हो रहा है, हुआ नहीं है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द होरिजोन बाय द सन। एक्चुअल सनराइज मतलब क्या होता है कि हम मानते हैं कि जब सन जो होता है एक्चुअल होरिजोन को क्रॉस करता है, ठीक है। ये जो अपना होरिजोन है, एक मिनट, हाँ, ये जो अपना होरिजोन है, ठीक है, ये होरिजोन है, इस होरिजोन को क्रॉस कर लेता है, नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सन तो होरिजोन के ऊपर आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हो गया। लेकिन वो आता ही नहीं, होरिजोन पे ही मतलब उधर रहता है, तभी हमको लगता है हाँ भाई सनराइज हो चुका है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Sun with respect to the horizon. The time difference between actual sunset and apparent sunset is about 2 minutes. जो टाइम डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट वो 2 मिनट का है। द अपेरेंट फ्लटरिंग ऑफ द सन डेज एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमेना। जो अपेरेंट फ्लटरिंग होता है सनडेज एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है, जो फ्लटरिंग होता है लाइट का, सन का, वो इसी फिनोमेना के कारण होता है। कौन सा फिनोमेना है? वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिनोमेना। अब हम नेक्स्ट देखेंगे scattering of light. So, scattering of light. The interplay of light with object around us give rise to 7 spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. In the previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles. The path of beam of light passing through a true solution is not visible. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of particle is relatively larger. तो हमने देखा था कि ये जो कलर्स है, मतलब रेनबो कलर्स, ब्लू कलर ऑफ द स्काई का ब्लू कलर होना, और अर्ली सनसेट और अर्ली सनराइज़ का जो रेड फिनोमेना हमको दिखता है सन का, वो क्यूरिटी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और डिग्री स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो हमने लास्ट चैप्टर में जो पढ़ा था, लास्ट चैप्टर जो हुआ था उसमें क्या दिखाया गया था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें से लाइट नहीं दिखती है, मतलब वो विजिबल
ट्रू सोल्यूशन से वो विजिबल लाइट विजिबल नहीं होता, बट बाय कोलॉइडल सोल्यूशन से हमको विजिबल लाइट दिखता है, बिकॉज ऑफ जो साइज पार्टिकल्स होते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन में वो कंपेरेटिवली लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन. ओके, दिस ऑल इज अंडर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अवर टॉपिक इज Tyndall effect. The Earth atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो क्या हेट्रोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर नहीं. हेट्रोजेनस मतलब क्या होता है कि अलग अलग पार्टिकल्स है इसके अंदर, अलग अलग पार्टिकल्स का मिक्सचर है. वो होमोजेनस होता तो सेम पार्टिकल, बट हेट्रोजेनस मतलब अलग अलग पार्टिकल्स ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. These particles include smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. तो इसमें क्या क्या आते हैं? Smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust and molecules of air. When a beam of light strikes such fine particle, जब कोई बीम, जो लाइट का बीम होता है वो स्ट्राइक करता है ऐसे पार्टिकल के ऊपर, the path of beam becomes visible. तो वो जो पाथ होता है बीम का वो दिखने लगता है हमको. जब उस पर स्ट्राइक करता है उसके बाद मतलब इंसिडेंट होता है तो हमें रिफ्लेक्शन दिखता है. लाइट रीचेस अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल. हमारे आँखों पे लाइट पड़ता है मतलब हमारे पास पहुँचता है कब, ये बहुत बार जब रिफ्लेक्ट हो जाता है तब रिफ्लेक्ट होता है पार्टिकल से, तब रिफ्लेक्ट होता है, नॉट रिफ्लेक्ट. ओके, the phenomenon of scattering of light by the colloidal particle give rise to a Tyndall effect. कोलॉइडल पार्टिकल से जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो क्या देता है इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट. ओके, which you have studied in class 9. This phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. The scattering of light makes the particle visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Here, tiny water droplets. Okay, जो टिंडल इफेक्ट है हम उसको देखते हैं कैनोपी से, हम देखते हैं थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट ऑफ कैनोपी, जहाँ पे ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट में जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी लाइट को स्कैटर करते हैं. ओके, तो द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल. जो लाइट स्कैटर्ड हुआ है वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, कि जो पार्टिकल सामने आ रहा है और उसको इंसिडेंट होकर लाइट स्कैटर्ड हो रहा है तो उस पार्टिकल का जो साइज़ है उस पर डिपेंड करता है. वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड मेनली ब्लू लाइट. जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो सिर्फ ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर्ड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. लेकिन जो पार्टिकल्स बड़े साइज़ के होते हैं वो बड़े लार्जर मतलब लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं. ओके, इफ़ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज़ लार्ज इनफ, अगर स्कैटरिंग पार्टिकल का जो साइज़ है वो लार्ज इनफ मतलब लार्ज है, मतलब ठीक ठाक साइज़ है, लार्ज है, देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट. तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो वाइट दिखाई देगा. ओके, अगर स्मॉल रहेगा तो क्या दिखाई देगा? ब्लू. और अगर लार्ज इनफ है मतलब ठीक ज़्यादा बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं है तो वो वाइट दिखाई देगा. नेक्स्ट, वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स है ज़्यादा करके कैसे मॉलिक्यूल्स है, फाइन पार्टिकल्स है, स्मॉल है, तो इसके लिए वो कैसे स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. विजिबल लाइट से बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, बस स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स है. दिस आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. तो क्योंकि उनकी पार्टिकल की साइज़ बहुत छोटी है तो वो लोग शॉर्टर वेवलेंथ्स को ही स्कैटर कर पाते हैं. एट द ब्लू एंड थ्रू लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड. ठीक है, तो अगर छोटा पार्टिकल है तो स्मॉल वेवलेंथ तो कहाँ पे? ब्लू लाइट के साइड, ब्लू वेवलेंथ. ओके, ब्लू लाइट वेवलेंथ. लेकिन ज़्यादा बड़ा पार्टिकल्स तो कैसा है? रेड एंड
large wavelength. Okay, the red light has a wavelength about 1.8 टाइम greater than the blue light. जो red light का wavelength है वो 1.8 टाइम बड़ा है as compared to blue light. Okay, thus when sunlight passes through the atmosphere, जब sunlight atmosphere से pass होता है, the fine particles in air scattered the blue color. जो fine particles जो होते हैं air के वो scattered करते हैं blue color को. तो जब सनलाइट पास होता है एटमॉस्फेयर से तो वो ज़्यादा करके ब्लू लाइट स्कैटर कर पाते हैं पार्टिकल, इसलिए वो ब्लू कलर दिखता है स्ट्रॉन्गली दैन द रेड. रेड कलर कब दिखेगा? जब ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे तब, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग स्मॉल पार्टिकल्स है, इसके लिए वो ब्लू कलर को ही स्कैटर कर पाते हैं. ठीक है, लेकिन क्योंकि ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है बहुत स्मॉल है. द स्कैटर ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज. इफ़ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग. अगर अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वहाँ पे कोई स्कैटरिंग भी नहीं होता. देन द स्काई वुड हैव लुक्ड डार्क. तो जो स्काई है वो कैसे डार्क दिखता. द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग अ वेरी हाई एल्टीट्यूड्स एज स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट. जो एयरप्लेन में जाते हैं पैसेंजर्स होते हैं उनको एकदम हाई लाइट मतलब हाई ऊपर लेके जाते हैं ना एटमॉस्फेयर से, मतलब ऊपर लेके जाते हैं अर्थ के, ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उन लाइट की स्कैटरिंग होती नहीं है, तो वहाँ पे उनको डार्क दिखता है क्योंकि वहाँ पे क्या है पार्टिकल्स ही इतने नहीं है, पार्टिकल्स ही नहीं है. यू माइट हैव एब्जॉर्ब दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर. हमने देखा है कि जो डेंजर सिग्नल लाइट होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है. डू यू नो वाई? द रेड इज़ लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक. क्योंकि जो रेड कलर है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है बाय फॉग और स्मोक और फॉग से बहुत कम ही वो स्कैटर होता है, फैलता है. देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस. क्योंकि वो फैलता नहीं है रेड लाइट, इसके लिए वो हम उसको डेंजर में यूज़ कर सकते हैं और उसको वो रेड लाइट ही दिखेगा चाहे कितना भी हम दूर जाएंगे. ओके, सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू. और यहाँ से हमारा ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट हुआ. थैंक यू.